दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर वन। जिस तरह से मांडवी पाड़ा के अंदर में भू माफिया नाम का जो ठाकुर है, उसके ऊपर में कई आरोप लगे हुए हैं और आरोप लगने के बाद भी आज वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है। वही हरकत कर रहा है जिस तरह से ये गरीब लोग जो बैठे हैं, जैसे ये पंडित जी देख रहे हैं आप, ये पंडित जी हो गए। उसी के साथ में आप देखेंगे ये बुजुर्ग जिनकी उम्र जो है एक सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, वो लोगों को तकलीफ देने का काम, उनके घर को हड़पने का काम इन्हीं से जानते हैं। कि चचा, आप सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? खिरम साहनी। आपने रूम किससे खरीदा था? पंडित से। पंडित जी से। अच्छा, रूम कितने साल पहले आपने खरीदा था? 3 साल। आपका लाइट बिल, मीटर, टैक्स बहुत ये सब कुछ है? सब अभी लाइट बिल हमारे नाम से आया है और पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। से ये जानना चाहता हूँ कि ये कब से मतलब आपके रूम पे कब्जा करके बैठे हुए? 3 महीने हो गया। 3 महीने से हम यहाँ आके जब से कब्जा किया तब से भरत मुझे कहा कि तुम्हारा रूम दूसरा कोई कब्जा कर रहा है, मुझे ताड़ रहा है। हम बोले कि तुम रूम से न निकलो, हम आ रहे हैं। हम जैसे गोरखपुर से आते समय हमको 3 दिन लग गया। 3 दिन में वो भरत को निकाल के ताला मार दिया जबरदस्ती। उसका सामान भी अभी वो हड़पा है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपने इसकी तकरार या आप किसी से मदद मांगने गए? मदद तो हमने पुलिस स्टाफ में गए थे, वहां से कोई मदद नहीं हमको मिल रहा है। तो अभी आप किससे मदद की उम्मीद रखते हैं? अब जो है नेताजी के लगे आए हैं हम लोग। इसी के बीच में उनके बाद 2 रूम वहां पे हड़पे गए हैं। एक ही से खरीदा गया था, जैसे पंडित जी से, और इनका भी रूम वहां पे जो पोजीशन है वो ठाकुर ने अपने हाथ में ले ली है, देवनारायण ठाकुर ने। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि आपका भी रूम क्या उसी शख्स ने हड़प किया है जिसने ये चचा का लिया? उसी ने हड़प किया है। हमने घर का काम कर रहा था तभी वो दादागिरी मारपीट करके वो हड़प किया है। और सब पतरा उतरा में उतारा था थोड़ा टाइल वाइल बैठाने के लिए, इसके लिए और लाला और देवनारायण मिलके मारपीट किए उधर और हड़प किए ये लोग। अच्छा, ये हड़प करने की वजह क्या है? कि उनका रूम था या नहीं, आपने किसी से खरीदा? नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि हमारा रूम है, पंडित जी का सब पेपर क्लियर है। वो लोग ऐसा फर्जी पेपर बना के बोलते हैं हमारा रूम है। तो आप पर जानकारी के मुताबिक ये भी मालूम पड़ा है कि आप लोगों के ऊपर में हमला भी किया गया, तो क्या ये बात सही है? ये हमेशा करता है हमला, जब भी हम लोग जाते हैं उधर तभी करता है वो। पंडित जी यहाँ मौजूद है, मैं पंडित जी से भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि पंडित जी से ही खरीदा इन लोगों ने है। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये रूम आपके पास कितने साल पहले था और किससे खरीदा था? मैं एक अपने जजमान को दिलाया था, खंगारा राम खीमाराम चौधरी के 2009 में। वो 2-3 बार वो रूम को बनाया, पक्का बनाया, पतरा मारा। 2012 में बीएमसी ने सब तोड़ दिया था। उसके ना पैसा होने के कारण से रूम नहीं बना पाया। देवनारायण ने लकड़ा रख रख करके उसको हड़पने का कोशिश किया। पुलिस चौकी में सब मैटर गया, वहां से क्लियर हुआ। बोला आज के बाद मैं वहां नहीं जाऊंगा, ऐसा सब बोल करके वो जेल चला गया। कितना यहाँ किया था काजूपाड़ा में केस, जेल चला गया। मैं अपना रूम किसी तरह से पैसा जुटा के 1-1 रुपए मांग करके, भीख मांग मांग कर दिया। उसमें भी मेरा कुछ नहीं रह गया। अच्छा अच्छा, पुलिस ने आपकी मदद कोई की? मदद नहीं की। पुलिस से मैं 6 महीने चक्कर मार रहा हूँ। अभी आपकी आखिरी उम्मीद किस पे टिकी हुई है? हमारी उम्मीद टिकी हुई है कि न्याय मिलेगा। हम नेता लोगों के पास, जयराम मैसेज साहब के पास, अलका तारी के पास, उत्तम नायक के पास गया, हाथ जोड़ा कि मेरी मदद करिए। अब देखने की बात यह है कि काशी मीरा पुलिस चौकी क्यों सपोर्ट इनका नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है काशी मीरा पुलिस चौकी? मेरे पास सर पैसा नहीं है। हमारे पास तो 1-1 रुपये भीख मांगता हुए पास कुछ है नहीं। पैसे वाला वो आदमी है, पैसा इधर उधर घुमा के लोगों का बेवकूफ बना करके सब हड़पता है। कितने केस लगे हैं, कितने इसके पास तड़ी पाड़ है, फिर भी पुलिस इसको जो है तो यहाँ से तड़ी पाड़ है, फिर भी हम लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, कितने बार कदम के पास गए, सर के पास, उनके पास, राउत के पास गया, बोले हो जाएगा हो जाएगा। 6 महीना हो गया, 6 महीने में आज तक हमको न्याय नहीं मिला। कदम साहब बोले कि ठीक है, मंडे का तुम लोग सुबह 5 बजे शाम को आ जाइए। तो उसी भरोसे में हम लोग बैठे। चलिए, पंडित जी की आंखों में जो आंसू है ये साफ दर्शाता है कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से उस जगह पे घर खरीदा था, और खरीद हो सकता है इनके वक्त अच्छे ना हो तो उन्होंने बेचा होगा, क्योंकि किसी को भी शौक नहीं है बेचने का। आज हर कोई हड़पना चाहता है, जैसे कि ठाकुर जी हड़प रहे हैं। अब इसी के बीच में मौजूद हैं अलका जी। इनके भी ऊपर एक आरोप लगा है कि ये उनके ऊपर में मारने की धमकी दे रही हैं, उनसे भी खंडनीय चीज डिमांड कर रही है, एक पैसे की डिमांड कर रही हैं। वो ठाकुर को इनसे उनको जान का धोखा है,
कुछ भी हुआ तो ये जिम्मेदार हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या आप यही काम करती हैं? आप लोगों को कुछ काम नहीं है? मैंने सर, मैं समाज सेवा है, मैं समाज को न्याय देती है। और हमारे से नहीं होता, हम बोले हमारे जो दादा है अपने जयराम मेसी जी दादा त्यांचे उधर आए हम लोग। मैं बोली उधर दादा के थोड़ा सा इससे हो जाएगा, तभी भी कुछ न्याय नहीं मिला। और ये झूठे इंसान कुछ भी करेगा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम खंडनी मांगने वाले दिख रहे हैं क्या? अरे वो खुद आदिवासी का जगह लूट के आदिवासी को पैसा नहीं देता है और आदिवासी को मारपीट करता है। और नगर पालिका का अधिकारी उधर आती है तो उसको मार गाली देता है। और वो बोलता है मैं यूपी का ठाकुर है, बहुत बड़ा ठाकुर है, मैं तो गोली से मारूंगा, धमकी देता है, सबको धमकी देता है। और वो आज बोलता है हम धमकी दे रहा है उसको, तो हमारा इंक्वायरी होएगा हम धमकी वाले हैं क्या? क्या है? हम किसको आज तक किसको धमकी देके खंडनी मांगा है? खंडनी क्या होता है हमको तो उसका पता ही नहीं चलता है। खंडनी क्या है उसको ही सब मालूम है, वही खंडनी मांगता है, सब लोग चाहे जगह लूटता है, वही सब उसको ठाकुर को ही मालूम है। और कितने लड़के का जिंदगी भी बर्बाद करता है। हमारी समाज की एक लड़की उसके पास थी ऑफिस में, उसका भी जिंदगी बर्बाद करके अभी वो लड़की इसको छोड़ के पुणे चली गई है। ये बहुत गंदा आदमी है इसका। और मेरे को बहन बहन बोलता है, बहन बहन को ऐसा बोल रहा है। इसके जैसा नीच कमीना आदमी कोई नहीं हो सकता है दुनिया में। जैसे अभी आपने कहा कि वो किसी लड़की को भी छेड़छाड़ किया है, तो ये क्या कहानी है? इसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे? ये क्या करता है, पैसे के जोर पे दुनिया का पैसा लूटता है और कोई भी लड़की को अपने धासा में लेता है। अभी एक मंदिर में 6-7 महीना हो गया, ये पंडिताइन करके एक औरत है, उसके मांग में सिंदूर भर रहा था और उसको उसके बच्चे ने देखा तो 1 लाख रुपए बच्चे को देके मांडोली करता है। ये खुद घृणित काम करता है और हमको बोलता है, और ये दादा को बोलता है, हमारे नाइक जी को बोलता है। हाँ, वो बोलता है 2-3 हजार लिए काम करता है। वो 2-3 हजार मेरे से खुद मांगता है, ताई मेरे को इधर देना है। तो मैं ये लाला को अभी 2-3 दिन हो गया, उसने कोई इसको झगड़ा करा था, उसको लाला को मैंने खुद 10,000 रुपया दिया है। और मैं क्यों मांगू पैसा किससे? मैं इतनी जमीन बड़ी मालकिन है, मैं क्यों मांगू? चलिए, ये थी अलकाताई जी, जिन्होंने ये बताया कि वो खुद एक बड़ा अपराधी और कई लोगों की इज्जत से खेलने वाला एक वहशी दरिंदा है। अब देखने की बात यह है कि क्या कानून जो है उस पर किस तरह से शिकंजा कसता है। आइए हम जानते हैं उत्तम नाइक जी। अब हम इनसे जानते हैं कि इनका कहना क्या है, क्योंकि अक्सर जो एक न्यूज चैनल के ऊपर में उन्होंने ये बयान दिया है कि 3 लोगों से उन्हें खतरा है, अलकाताई जी से, जयराम मेसे जी से और उत्तम नाइक जी से। जो ठाकुर है देवनारायण ठाकुर, उसे इन तीनों की से जान का खतरा है। अब देखना यह है कि क्या ये लोग डॉन है, यहाँ के माफिया हैं यहाँ के, या फिर इनके ऊपर में कई ऐसे केसेस है जिससे कि इन्हें कहा जा सकता है कि इससे ठाकुर को जान का खतरा है। अब आइए हम इन्हीं से जानते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना ये चाहता हूँ कि ये लोग आपके पास में जब आए तो ये क्या आपसे उम्मीद रखते थे? इन्होंने लिखित में हमको एक अर्जी दिया है कि देवनारायण ठाकुर ने हमारा रूम हड़प कर लिया है, पुलिस में जाने के बाद में हमें कोई उसका न्याय नहीं मिल रहा है। तो एक मराठी में हमारे तरफ एक कहावत है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह एक हकीकत हुआ है। देवनारायण ठाकुर के ऊपर कई संगीन मामले दर्ज है। तड़ीपार था, तड़ीपार होने के बाद में वो छूट के आया तो पंडित जी का, प्रजापति का और खेतान का, इनका रूम इसने दोनों हड़प कर लिया। हड़प करने के बाद में इसने जो भाड़ुती रखा था उसको भी, उसका सामान भी हाथ से गायब कर दिया है और दोनों भी रूम अपने ताबे में। इसकी शिकायत लेके हमारे पास में आए तो अलकाताई समाज सेवा करती है इस एरिया में, और इस एरिया में रहने वाले शाखा प्रमुख हमारे शहर प्रमुख है मेसे साहब जी, इनके पास में मैं गया तो उनको बोला आपका एरिया का ये मामला है तो थोड़ा हम लोग मदद करते हैं। तो इसकी शिकायत लेके मैं कहीं बार चौकी में गए हैं और राउत साहब से मिलने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश मांग की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद में मैं अपने पार्टी लेवल पे लिखित स्वरूप में उसके नाम से शिकायत डाला है काशीमरा पुलिस चौकी में। उस बात का उसको गुस्सा आके उसने ये सारा षड्यंत्र रचा है। और ऐसा है कि हम समाज सेवा करते हैं, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी लांछन पर ऐसे चीज ऐसे तो होती रहती है, हम पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोग, हमारे ऊपर तो ऐसा बयान तो होता ही रहेगा, उस बात से हम कोई डरने वाले नहीं है। लेकिन देवनारायण ठाकुर ने जो जो लोगों से साथ में जो अन्याय किया है, जैसा काजूपाड़ा में, कहीं अभी मेरे पास में यहाँ पे पत्रक है, काजूपाड़ा में उसने ऐसा झूठी फर्जी एक बना ये एग्रीमेंट तैयार करके उन लोगों से पैसा ले, जिसका नाम है इंदिरा रमेश गिरधोड़े।
ये देख लेंगे आप, यहाँ पे एग्रीमेंट बन चुका है और यहाँ पे उसका फोटो लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं, इसका अंगूठे नहीं, और डायरेक्ट इसने बिफोर नोटिस करके ये दे दिया है। और ऐसा एक झूठा केस इसने बनाया, ये पेपर बनाया। दूसरा, यहाँ पे एक मजदूर यहाँ काम करती है, धोनिया भाभी करके है, उससे इसने 3 लाख रुपए ले लिया है काजूपाड़ा से। तो काजूपाड़ा से 3 लाख लेने के बाद में उसको ना जमीन दे रहा है, ना उसको पैसा वापस कर रहा है। ये सारे लोग मेरे पास में है, मेरे ऑफिस में आने के बाद में इन लोगों को सामने लिखित शिकायत दे दिया है। और इसी की वजह से इसने ये लांछन पर हमारे पे आरोप लगा, मैसेज के ऊपर, अलकाताई के ऊपर, मेरे ऊपर। तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं हमको, हम तो लगातार अपना काम कर देंगे। लेकिन इस बात की सारी शिकायत लेके जब हम लोग कल सीनियर यहाँ के पीआई कदम साहब को मिले, तो कदम साहब ने हमको समय दिया कि आज संडे है, आज का दिन छोड़ के आप मंडे को आ जाओ। मैं सभी लोगों को बोलूंगा, अगर इनकी छाननी करता हूँ पेपर की, अगर इसने गलत किया होगा इसके ऊपर जरूर कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन हमको कदम साहब ने दिया। अच्छा, एक जो आरोप जो उसने लगाया है कि आप लोग क्या इतने खतरनाक लोग हैं कि उसको डरना चाहिए आप लोगों से? आप क्या वाकई में मतलब दहशतगर्दी फैलाने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ? अभी तक कोई भी यहाँ के काशीमेरा पुलिस स्टेशन में किसी के साथ में नाइक ने मारपीट किया, ऐसा एक भी केस दर्ज नहीं है। जो भी केस हमारे ऊपर पार्टी लेवल पे केस है, आंदोलन करना, रास्ता रोका आंदोलन करना, ये सारी चीजें, लेकिन ऐसा गुंडागर्दी करने का हमारा तो ना जहन में है, ना हमारे कोई स्वभाव में है। अच्छा, तो वो जो आरोप आप पर लगाया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी हम उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करेंगे। चैनल के माध्यम से आपसे बोल देता हूँ कि जितने भी उसने कारनामे किए हैं अभी तक, वो सब हम लोग इकट्ठे जमा करके उसके बाद में हम लोग उससे स्टेप बाय स्टेप उसका शिकायत कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरह से देवनारायण ठाकुर आरोप ये लगा रहा है कि जयराम मेसेजी से उसकी जान को धोखा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि जयराम मेसेजी क्या इस इलाके के सबसे बड़े गुंडा है या इनके माफिया लोग घूमते हैं इसमें कि इनके नाम की एक दहशत फैलाने के लिए कि अगर इनके नाम पे कुछ भी किया गया या इनकी बात को नहीं माना गया तो हम जयराम मेसे के आदमी आपको छोड़ेंगे नहीं, जैसा कि एक स्टेटमेंट देवनारायण ठाकुर ने महाराष्ट्र न्यूज को दिया है। आइए हम जानते हैं जयराम मेसेजी से कि ये सारे मामले है क्या, आखिरकार ये क्यों वो कह रहा है कि आपसे उसकी जान को खतरा है। ऐसा क्या हुआ कि आपसे उसकी जान को खतरा होने लगा? जो सबसे पहले आज घट स्थापना है, अंबे माते का आज पहला दिन है। सबको यह नवरात्र उत्सव का सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आज मैं नवरात्रि का दिन है, शुरुआत है, उसी में आप नवरात्र दुर्गा के साक्षी से जो भी ये चीज मैं बताऊंगा पूरा 100% सही बताऊंगा। ये जो विषय है, ये जो मैटर है, इसका सच्चाई और डिटेल्स शुरू में से आपको दे रहा हूं। 2009 में खंगाराम चौधरी नाम की जो मारवाड़ के व्यक्ति है, वो मालाड में रहते, उसने ये अपना राकेश मिश्रा और दिनेश मिश्रा जी से 2 रूम की जगह खरीद ली थी। तो 2 रूम की जगह खरीद के उसमें 2 पक्के रूम बनाए थे, उनका पोजीशन था, उनमें उनके भाड़ोत लोग रहते थे। 2012 में एक मांडवीपाड़ा में बड़ी कार्रवाई हो गई थी और कार्रवाई के अंदर सब रूम टूटे थे, उसी में ये खगाराम चौधरी के भी दोनों रूम टूटे थे। दोनों रूम टूटने के बाद खगाराम चौधरी का थोड़ा सा मतलब काम धंधा भी लॉस में चल रहा था, उसने वापस बनाया नहीं, लेकिन वहां पे पत्रे के ऐसा साइड से पत्रे वत्रे लगाए थे और वो पत्रे हटा के देवनारायण ठाकुर ने उधर लकड़ी वकड़ी उनका जो कामकाज है वो सब लकड़ा वकड़ा उसी में रखा था। और वो लकड़ा रखने के बाद देवनारायण ठाकुर उसी काल में उसी पीरियड में मुझे हमेशा बोलते थे, दादा, क्योंकि ये देवनारायण ठाकुर मेरे साथ में मेरा अच्छे दोस्त है और बहुत सालों से मेरे साथ में थे, तो मुझे बोलते थे कि दादा ये मारवाड़ी कभी आता नहीं, इसका 2 रूम की जगह पड़ी है, मैं हड़प कर लेता हूँ। यहाँ तक बोला कि ये जो मूल ओनर है उनका जूना स्टाम्प पेपर पे साइन लाने का काम मैं करता हूँ। मैं शुरू से बोला कि नव दुर्गा के पास बैठे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे बोला कि मैं वो पेपर झूठा पेपर पे साइन लेता हूँ, आप खाली पुलिस स्टेशन संभालो, मैं कब्जा लेता हूँ, 1 रूम आप रखो, 1 रूम मैं रखता हूँ। ये मेरे मन को ये चीज अच्छी लगी नहीं, जची नहीं, मैंने इनको इनकार किया। कई बार उसने बार बार मुझे ट्राई किया कि एक आप रखो, मैं अपन दोनों हड़प करते, वो मैं बोला इन्हें। बाद में मुझे क्या बोला कि अगर आपको ये चीज खोटा करने में आपको डर लगती है तो आप एक काम करो कि आपके ड्राइवर या आपके कोई सहयोगी का पेपर मुझे भेज दो और वो पेपर में मैं एग्रीमेंट बनाता हूँ, 1 रूम मेरा रखेगा, 1 तुम्हारा रखेगा, कब्जा मैं लेता हूँ। मैंने इनको साफ इनकार किया, उनको बोला नहीं। उसी के कुछ दिन बाद इनके कर्तृत्व, अभी तो बोले 70 गुने, क्या क्या मैटर है, आदिवासी की जगह हड़प करना,
एक जगह 10 जन को बेचना, अभी अलकाता ने बताया कि कितनी लेडीज लड़कियों की मैटर है, ये सब उसी में मुझे जाना नहीं है। वो तो वो टाइम आएगा, वो सब डिटेल में लेके बैठा हूं इधर। सब होते हुए ये आदमी आज हमारे ऊपर आरोप कर रहा है कि हम कांच के घर में रह के पत्थर मार रहा है, कि हमको बोल रहा है कि इनसे जान के डर। उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलता हूँ तो महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके देखना, जयराम मिश्र के नाम के एक भी एफआईआर है, एक एनसी तक है। हाँ, राजकीय 10-12 गुने मेरे ऊपर है, जो मोर्चा आंदोलन है वो है, वो मैं मान्य करूंगा। लेकिन मैंने आज तक किसी को कानपट्टी में मारा था वो पुलिस स्टेशन में जाके मेरे ऊपर एनसी करता था, वैसी एक एनसी भी मेरे ऊपर नहीं। देवनारायण ठाकुर जब मेरे को फोन करते थे तो प्रणाम दादा करके बोलते थे, जब मुझे मिलते थे तो मेरे पैर छू के मेरे पास बैठते थे। और आज्ञाधारक के जैसे जो देवनारायण ठाकुर रहते थे, और कल उसी ने जो अलग थलग कुछ आरोप किया, वो आरोप से मुझे कोई डर नहीं, उससे कोई कर नहीं, उसको डर नहीं, वो चीज से मैं जरा भी व्यतीत नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये जो स्टोरी आपको मैं बताने जा रहा था कि जब वो पत्र के रूप थे और देवनारायण मुझे क्या नहीं, उसके बाद देवनारायण चले तड़ी पार हो गए। तड़ी पार होने के बाद वापस आने के बाद तुरंत उसी ने तो बीच में के पीरियड में देवनारायण के लकड़ा कुछ समाज सेवकों के पास पंडित द्विवेदी करके पंडित है, उनके माध्यम से किसी समाज सेवक के पास जाके उसके लकड़ा हटाया और खगाराम चौधरी ने वो रूम बनाया। खगाराम चौधरी ने रूम बनाया, उसी में कुछ तो भाड़े से लगा। उसके बाद वो रूम उसी ने अपना इनको बेचा। 2021 को जो पंडित है हीरालाल, उनको बेचा। हीरालाल ने उसी साल एक रूम तो जो यहाँ पे चाचा बैठे हैं सानी करके, उनको एक 2021 में रूम बेचा। वो गांव में रहते, खेती बाड़ी करते, और उन्होंने अपने आयुष की पूंजी तैयार करके वो रूम लिया, और उसी का जो भाड़ा आएगा वो दवा पानी के लिए मुझे वो एक सहारा बनेगा करके वो भाड़ोत्री रखा। देवनारायण जैसा छूट गया, लाला बिलालो को साथ में लेके एक प्रहलाद है उसको बुलाया, और वो जो भाड़ोत्री था उनको मतलब धमकियां देके उनका सामान हड़प करके उनको बाहर निकाला और उनको ताला मार के कब्जा कर लिया। दूसरा रूम 2023 जनवरी में ये बबलू है, ये बबलू ने दूसरा रूम पंडित जी से लिया था। वो रूम का काम बबलू करने लगे, उधर का लादी स्टाइल का वगैरह काम कर रहे थे, सब सामान मंगाया था, सीमेंट लादी वो मशीन वशीन सब मंगाया था। और वो मौका देख के ये दोनों मिलके वापस उसी रूम का ताबा लिया। ये रूम का ताबा लेने के बाद जुलाई 10 को ये लोग ने, जुलाई 10 2023 को ये लोग ने दोनों ही रूम का ताबा लिया। उसके बाद ये लोग चले गए अलकाताई और उत्तम नाइक जी के पास, मेरे पास आ गए इनको लेके। मैंने जब ये अलकाताई और नाइक साहब के साथ में जो लोग आए, इनके तो पहले पेपर चेक किया। वैसे खंगाराम तक के पेपर मुझे मालूम थे, क्योंकि खंगाराम मुझे भी पहला मिला था। पेपर मैंने देखे थे तो रियल थे। इनके जब पेपर देखे तो क्लियर पेपर लगे, तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। और सपोर्ट के साथ जब सबको मैं बोला, देवनारायण मेरा इतना आज्ञाधारक है करके मैंने उसको बुलाया। यहाँ पे देवनारायण बैठा, मैं बोला भाई गरीब का क्यों रूम हड़प कर दिया तुमने, ये गलत किया है, ये किया वो किया। तो उसी ने उसी के हंसी मजाक में छोड़ा। लेकिन अचानक फोन किया लाला को, वहां से लाला 2-4 गुंडे लेके, और यहाँ पे वो पंडित, वो प्रहलाद और 2-4 बैठे धाड़ मारना शुरू करा। ये मेरे ऑफिस में मेरे सामने मारने के बाद मैंने फिर सबको गुस्सा होकर भगा दिया, चलो जाओ इधर से, ऐसा ऐसा गुंडागर्दी करते। जो थोड़ा गुस्सा व्यक्त तो मैं दोनों के ऊपर ही किया, लाला और देवनारायण के ऊपर किया, क्योंकि मेरे ऑफिस में आके तुम लोग ऐसा दादागिरी करे, गुंडे लोग को बुला के जिनकी जगह तुमने हड़प किया उसको मारपीट कर रहे हैं, ये गलत है करके उनको यहाँ से भगाया। फिर मैं पुलिस स्टेशन में दिल पे बात ली कि भाई मेरे ऑफिस में आके अगर कोई गुंडागर्दी करता है छोड़ूंगा नहीं। मैं पुलिस स्टेशन गया, ये प्रकरण था हर्षल राउत, पीएसआई हर्षल राउत के पास उनको मिला। उन्हीं से मुझे जानकारी मिलेगा, इन्हें पहले से शुरू से सबका स्टेटमेंट ले चुका है, सबका स्टेटमेंट लिया है, लेकिन एक्शन नहीं हो रही थी। एक्शन नहीं हो रही थी तो मैं सोचा भी ये एक्शन नहीं ले रहा है हर्षल राउत, तो मैं सीनियर पीआई अपने कदम साहब को मिला। कदम साहब ने शुरू में सबको बुलाया, पेपर वेपर चेक किया, कुछ टाइमिंग दिया, उसी के बाद वापस गए। वापस ही मतलब बोले अभी परसों वापस आ जाओ। परसों तो वो टाइम मैं गए नहीं, मतलब 8 दिन पहले परसों बोले थे, तभी तो मैं गया नहीं, ये लोग गए। फिर वो केस दोनों ने सबके ऊपर कदम साहब ने सौंप दिया।
सोनोने साहब के पास जाने के बाद ये लोग गए थे, मैं नहीं गया था, तो सोनोने साहब बोले सिविल मैटर है, माने मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने के बाद सोनोने साहब बोलने लगे कि एक सिविल मैटर है, तुम कोर्ट में जाओ। तब ये लोग वापस मेरे पास आ गए, हम वापस कदम साहब के पास गया। कदम साहब बोले कि अभी मैं खुद हैंडल करता हूँ, किसी के पास नहीं देता। मैं साहब को साहब बोला कि साहब अगर किसी दूसरे ऑफिसर को देते तो इसमें कुछ मार्ग निकलने वाला नहीं। तो बोले मैं खुद। ऐसा करते परसों हम कदम साहब के पास गए थे, कदम साहब ने सब सुनाई देखी, और कल का बुलाया था तो कल कदम साहब के पास थोड़ा सा कुछ पर्सनल कार्यक्रम था, वो खुद आए नहीं करके कैंसिल हो गया। बाद में ये लोग जाके कल शाम को मिले तो इनको कदम साहब बोले थे कि मंगलवार को इसका पूरा फैसला हो जाएगा। यहाँ तक ये स्टोरी ऐसी की ऐसी है। अभी रही बात हमारे ऊपर आरोप करने की, मेरा कोई धंधा पानी नहीं है। मैं 94 से शिव शक्ति ट्रेडर्स, शिव शक्ति मोटर्स से नाम से काम धंधा करता हूँ। बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का, ट्रांसपोर्टेशन का मेरा कारोबार है। 94 से आज तक का मैंने इनकम टैक्स की मेरी फाइल रही, कोई भी आके कभी भी देख सकते हैं। एक भी साल की अगर मेरा इनकम टैक्स नहीं भरा हो रहेगा तो जो बोलेगा वो हारेगा। मेरी पहले से 94 से रेती की गाड़ियां, टेम्पो, ये मेरा बिजनेस है। ये शायद उसको मालूम होते हुए वो जानबूझ के किसी के कहने से, गुरु के कहने से उसने बोला होगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जैसा जीएसटी शुरू हो गया उसी से मेरा आज तक हर महीने का महीना मैं जीएसटी भर के बिजनेस करता हूँ, काम धंधा करता हूँ, और बिजनेस के ऊपर ही मेरा सब चल रहा है। इनके जैसा किसी गरीब को हड़प करना, ब्लैकमेल करना, ये काम मैंने कभी किया नहीं, ना करूंगा, करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर वाले ने मेरे को अच्छा ढंग से मेरा धंधा पानी दिया है। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि ये लोग आपसे जो उम्मीद रखते हैं, तो आप इनके साथ कितने देर तक लड़ेंगे, कहाँ तक आप इनकी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि इनकी लड़ाई मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर इसी तरह छोड़ दिया जाए तो देव नारायण जैसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो क्या आप ऐसों का मनोबल तोड़ने के लिए अपनी ताकत को लगाएंगे? सबसे पहला तो हम हमारा मनोबल तोड़ने के लिए, हमको डराने के लिए उसी ने वो चैनल में बोला है कि इनसे जान का खतरा है, मैं मरूंगा तो इनका नाम लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऊपर वाले ने जब भी किसी का लिखा रहेगा वो टाइम उसी का होएगा। वो चीज को हमको डरने की जरूरत नहीं, जो करने उसको डर क्या चीज की है। अभी न्याय वाली जो बात है, तो ये लोग मेरे पास आए, मैंने पूरा जितनी बार पुलिस ने बोला उनके साथ में गया है। वहां पे देवनारायण मुझे आता था, बाजू में लेता था, मुझे बोलता था दादा आपका ये ले लो, आप पैसा ले लो, फलाना ले लो। मुझे भी बोलता था, वो नाइक साहब को भी बोलता था, इनको तुम लेके चलो, हमारे मैटर से आप हट जाओ, ये फलाना बिस्ताना। ऐसा उसी टाइम में वो थोड़ा थोड़ा हल्का सा धमकी जैसा मुझे बोलता था, दादा आप हट जाओ, नहीं तो दूसरे लालच देता था मुझे, ऐसा बाजू में लेके जाता था, इनके साथ में आप मत जाओ, मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, 2 लाख देता हूँ, 1.5 लाख। ये ऐसी फिगर, इसकी एक एक फिगर अलग अलग टाइम में होती थी। वैसी फिगर वो उत्तम नाइक जी को बोलता था। मैंने बोला देखो, अभी मैं इनके लिए 2 बार इससे पहले पुलिस स्टेशन में आया है, और अभी मैं पीछे हटने वाला नहीं। भाई तू सच्चा है तो तेरे को डरने की, मुझे रिश्वत की देने की जरूरत क्या है? सच्चा है तो तेरे को मिल जाएगा, तेरे को तेरा ये वाले देव नारायण ने जो स्टेटमेंट में बोला है, मुझे बिल्कुल वो देवनारायण का गुस्सा नहीं लग रहा, क्योंकि देवनारायण को मैं जानता हूँ। देवनारायण ने वो जिसी ने पढ़ाया था वो पूरा बोल भी नहीं सका, उल्टा सुल्टा बोल दिया। उसी से मुझे मालूम पड़ा है कि भाई ये किससे पढ़ के आया, गुरु से, और वही बोल रहा है कि ये लेते हैं इधर से खंड ले लेते, फलाना लेते। ये किसकी भाषा है सब लोग जानते हैं। यहाँ पे शिवसेना 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, शिवसेना के माध्यम से मेरे ऊपर एक एनसी तक नहीं है, और वो आदमी बोलता है मेरे से जान का खतरा है। तो किसी को क्या, आपको भी लगेगा क्या मैं किसी को अरे थप्पड़ जो मारता है वो किसी का जान लेगा? और लेख काय के लिए क्या मेरा फायदा इसमें? मेरा क्या स्वार्थ है? मैं क्यों मारूंगा? तो देखो, कोई मारता है ना तो उसका हाथ पकड़ सकता है, लेकिन कोई बोलता है उसका मुंह नहीं पकड़ सकते। वो चीज से मुझे जरा ही कंत नहीं है, वो चीज से मुझे कोई ये नहीं लगता है। उल्टा अभी तो मैं छोड़ मार के इनको न्याय दे के रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। उसी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, मोर्चा करना पड़ेगा, मैं करूंगा, लेकिन इनको न्याय दिलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जयराम निषेध जी, जिन्होंने ये कहा है कि इनके साथ में कदम से कदम मिला करके वो आखिरी लड़ाई तक, आखिरी दम तक रहेंगे। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन और जो इनकी टीम है वो कहाँ तक साथ देती है। पुलिस इनका साथ देती है, देव नारायण जी बैक फुट पे जाते हैं, या फिर फ्रंट पे उन्होंने पहले ही कोई तैयारी करके रखी हुई है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यशोधक नंबर 1। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद,
जय महाराष्ट्र।